हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एस ब्लॉक की थर्ड क्लास लेने जा रहा हूँ भी। उससे पहले दो क्लासों में मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिटेल में डिस्कस किया है। तो आज करेंगे हम साल्ट्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स। वैसे तो इसको मैंने आपकी जो केमिकल बॉन्डिंग है वहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल स्टेबिलिटी एंड सोलिबिलिटी के में डिटेल में डिस्कस कर रखा है इसके बारे में। फिर भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे साल्ट्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स में कार्बोनेट की। कैसे लिखते हैं अभी? CO3 2- यही होता है ना। तो आपके इधर मैंने ले लिए एल्कली मेटल और इस साइड लूंगा मैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। दोनों को कंपेयर करके स्टडी करेंगे ताकि याद रखना आसान रहे हमारे लिए। तो एल्कली मेटल किस टाइप के कार्बोनेट बनाएगी भी? M2CO3 टाइप की बनाएगी, क्योंकि इस पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है और क्योंकि इन पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो ये कैसे बनाएंगे? MCO3 टाइप के कार्बोनेट बनाएंगे। अब देखो भी, आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि आपके सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम के कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेट स्टेबल होते हैं। ये हीट देने पर डिकम्पोज नहीं होते। ठीक है, एक साथ याद रख लेना इनको। तो आपको पता है कार्बोनेट हमने लिखा है यहाँ पर, यानी सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम का कार्बोनेट है वो तो डिकम्पोज होगा नहीं, बट लिथियम का आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। तो लिथियम कार्बोनेट लिख देता हूं यहां पर। और यह इसका एनोमेलस बिहेवियर भी हो गया। आगे नेक्स्ट लेक्चर में मैं लिथियम के एनोमेलस बिहेवियर की बात करूंगा, तो यहां साथ साथ बताता जा रहा हूं मैं। क्यों भाई यह डिकम्पोज क्यों हो जाता है? क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है। कैटाइन का साइज छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। फजान रूल में हमने डिस्कस किया था ना। और इसमें क्या होगा? कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। और आपको पता है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो आयोनिक कंपाउंड के कंपेयर में कम स्टेबल होते हैं। तो इस कारण से यह आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा और लिथियम ऑक्साइड बनाएगा और CO2 देगी। आगे पढ़ेंगे, CO2 लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्कीनेस कर देती है उसमें। ठीक है, तो इधर वाले इसमें कोई भी हो आपकी चाहे मेटल, इनको अगर हीट दोगे तो यहां भी मेटल ऑक्साइड बनेगा और CO2 बनेगा। ठीक है, ये सारी की सारी डिकम्पोज होके CO2 देगी। दूसरी बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप लिथियम कार्बोनेट से सीजियम कार्बोनेट की तरफ जा रहे हो तो डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। इधर भी क्या होगा? अगर आप बेरिलियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट की तरफ जा रहे हो तो जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, ये मैं थर्मल स्टेबिलिटी में एक्सप्लेन कर रखा है मैंने। तो यही कहेंगे कि लिथियम कार्बोनेट आपका लीस्ट स्टेबल होता है और सीजियम कार्बोनेट क्या होगा? मोस्ट स्टेबल होगा। यहां जो बेरिलियम कार्बोनेट है वो लीस्ट स्टेबल होगा और बेरियम कार्बोनेट है वो मोस्ट स्टेबल होगा। क्यों स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है अभी? क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो केटाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है, उसकी पोलराइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है, यानी कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो रहे हैं और आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। यानी हम ये कहेंगे ना, उनमें लेटिस एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जिस कारण से स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। दूसरा, अगर आप कहो कि जैसे लिथियम कार्बोनेट है और बेरिलियम कार्बोनेट है, यानी मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर बात कर रहा हूं कि कार्बोनेट की स्टेबिलिटी पर क्या इफेक्ट होगा अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं। यानी लिथियम से मैं बेरिलियम की तरफ जाऊंगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? तो जाहिर सी बात है भाई, लिथियम से अगर बेरिलियम की तरफ जा रहे हो साइज डिक्रीज हो रहा है और दूसरा इस पे +1 चार्ज होता है और इस पे +2 चार्ज है, मतलब बेरिलियम की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, मतलब यह क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। तो हमेशा याद रखना कि एल्कली मेटल के कार्बोनेट एल्केलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट से ज्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरा ये देखो भी, आपके जो कार्बोनेट है, जैसे मैं बात कर लेता हूं सोडियम कार्बोनेट की, कैसे बना होगा ये? जैसे मैं इसमें वाटर डाल दूं तो क्या बनेगा अभी? सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2CO3। और आपको पता है ये H2CO3 डिकम्पोज होकर वाटर दे देती है और CO2 दे देती है ना। तो ये क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये कार्बोनिक एसिड क्या है? आपका वीक एसिड है। यानी जो सोडियम कार्बोनेट है वो साल्ट है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का। यानी इसमें का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? एल्केलाइन इन नेचर होगा।
ठीक है, सेम इधर भी आएगा। इधर आप जैसे कोई भी ले लो, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट है, वाटर डालोगे तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और प्लस कार्बोनिक एसिड बनेगा। तो ये भी क्या होगा, सोल्यूशन होगा वो एल्केलाइन इन नेचर होगा। ठीक है, यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कहीं कोई दिक्कत आएगी। तो मैंने यहां थर्मल स्टेबिलिटी बता दी है। सोल्युबिलिटी देखो भी, अब क्या होगा अगर आप कार्बोनेट में डाउन द ग्रुप जाते हो, एल्कली मेटल की बात कर रहा हूं, तो लिथियम कार्बोनेट से अगर सीजियम कार्बोनेट की तरफ जाओगे तो सोल्युबिलिटी जो वाटर के अंदर है वो इंक्रीज होगी। क्यों भाई, क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना, यानी थर्मल स्टेबिलिटी और सोल्युबिलिटी वाटर के अंदर लिथियम कार्बोनेट से सीजियम कार्बोनेट की तरफ जा रहे हो तो इंक्रीज होगी। बट इधर रिवर्स होगा। इधर क्या होगा, अगर आप बेरिलियम कार्बोनेट से बेरियम कार्बोनेट की तरफ जा रहे हो तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो लिख लो। एल्कली मेटल के केस में क्या होता है, मैंने वैसे सोल्युबिलिटी में आपको अच्छे से समझा रखा है, वो लेक्चर देखो, आप केमिकल बॉन्डिंग का समझ आ जाएगा। एल्कली मेटल के केस में मैंने बताया था कि चाहे फ्लोराइड हो, चाहे हाइड्रोक्साइड हो, चाहे ऑक्साइड हो, चाहे कार्बोनेट हो, चाहे बाइकार्बोनेट हो, सल्फेट हो चाहे हो सल्फाइट, इनमें डाउन द ग्रुप जाओगे या इनमें से कोई एनाइन दिख जाए, एल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप जाओगे और इनमें से कोई एनाइन उसके साथ अटैच हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर सोल्युबिलिटी है वाटर के अंदर इंक्रीज होगी। और एल्केलाइन अर्थ मेटल में क्या था, फ्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड ऑक्जेलेट। यानी एल्केलाइन अर्थ मेटल के साथ जैसे फ्लोराइड जुड़ा हुआ है तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। इसी तरह से ऑक्जेलेट जुड़ा हुआ है तो डाउन द ग्रुप जाओगे तो क्या होगी, सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ये वाला याद ही रख लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां से आपका सोल्युबिलिटी लगभग कवर हो जाएगा। दूसरा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ऑल बेरिलियम साल्ट आर मोस्ट सोल्यूबल। जो बेरिलियम के सॉल्ट होंगे वो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होंगे अमंग एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये बात ध्यान रखना, एल्केलाइन अर्थ मेटल में बेरिलियम के सोल्ट हैं वो सबसे ज्यादा सोल्यूबल होंगे। जैसे इधर बेरिलियम कार्बोनेट है और यहां बेरियम कार्बोनेट है, तो यहां क्या होगा, बेरिलियम कार्बोनेट है वो मोस्ट सोल्यूबल है। ठीक है, आपको कहीं भी बेरिलियम का मतलब सोल्ट दिख जाए और उसको अदर एल्केलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट के सोल्ट से कंपेयर करवा ले, ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल के सोल्ट से कंपेयर करवा ले, ध्यान रखना, तो बेरिलियम का सोल्ट होगा वो उनमें सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा। क्यों भाई, क्योंकि बेरिलियम का साइज छोटा होता है, इस कारण इसकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है। ठीक है, नोट करो। अब बाइकार्बोनेट की बात करते हैं। यहां ग्रुप फर्स्ट ए की बात करूंगा और यहां सेकंड ए की बात करूंगा मैं। तो फर्स्ट ए का फॉर्मूला किस तरह का होगा भी, MHCO3 टाइप का होगा, क्योंकि इस पे +1 होगा और इस पे -1 है, हमें दिखाई दे रहा है। और इधर कैसा होगा, इस पे +2 होता है, तो इस तरह से लिखेंगे हम MCO3 होल ट्वाइस। अब देखो आपका यहां पर लिथियम बाइकार्बोनेट को छोड़ दें तो बाकी जो रिमेनिंग बाइकार्बोनेट है, रिमेनिंग में कौन कौन से हो गए, MHCO3 में M की जगह यहां हो सकता है सोडियम प्लस पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो इनके जो बाइकार्बोनेट होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। और जो लिथियम बाइकार्बोनेट है वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा, यानी सोल्यूशन में मिलता है ये। और इधर वाले जो बाइकार्बोनेट है ये भी सारे क्या होंगे, लिक्विड फॉर्म में पाए जाएंगे, यानी सोल्यूशन की फॉर्म में पाए जाएंगे ये। और एक बात और ध्यान रखना, मोस्टली तो क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, रुबिडियम बाइकार्बोनेट एंड सीजियम बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक बाइकार्बोनेट और है, अमोनियम बाइकार्बोनेट, यह भी क्या होता है, आपकी सॉलिड स्टेट में मिलता है। यह बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है भी। तो अब देखो, अब बाइकार्बोनेट में भी क्या होता है कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्या लिखोगे, आपको मैंने बताया था एल्कली मेटल के केस में चाहे एल्केलाइन मेटल का केस हो, अगर एक बात ध्यान रखना, आपके मोनो एटॉमिक एनाइन जुड़े हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। और अगर पॉली एटॉमिक एनाइन जुड़े हो तो डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, चाहे वो आपके एल्कली मेटल हो चाहे एल्केलाइन अर्थ मेटल हो। यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं लिथियम बाइकार्बोनेट से
सीजियम बाइकार्बोनेट की तरफ जाता हूं तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। दूसरा और याद रखना, बाइकार्बोनेट का मैंने अभी लिखा था, सोल्युबिलिटी भी एल्कली मेटल के केस में इंक्रीज होती है। ठीक है, और इधर आ जाओ, अगर आप बेरिलियम बाइकार्बोनेट से बेरियम बाइकार्बोनेट की तरफ जाते हो तो थर्मल स्टेबिलिटी तो इंक्रीज होगी, बट जो सोल्युबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, मैंने बताया था एल्कली मेटल के केस में क्या होता है, फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, सल्फाइट, इनके केस में क्या होगा, अगर आप एल्कली मेटल में डाउन द ग्रुप जाओगे तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, बट एल्केलाइन अर्थ मेटल में क्या बताया था मैंने, फ्लोराइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्जेलेट के केस में अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, बाकी में क्या होगी, सोल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। दूसरा आपसे पूछ ले कि आप ग्रुप फर्स्ट से ग्रुप सेकंड की तरफ जा रहे हो तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, थर्मल स्टेबिलिटी ग्रुप फर्स्ट की ज़्यादा होती है ग्रुप सेकंड से। क्यों भाई, क्योंकि इनमें आयोनिक नेचर ज़्यादा होगा, इधर की तरफ जाओगे साइज डिक्रीज होगा, पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेंगे तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। यहाँ लिथियम का जो बाइकार्बोनेट है लिक्विड है, बाकी सॉलिड है, मतलब यह एनोमेलस बिहेवियर शो कर रहा है, बाकियों से अलग से व्यवहार शो कर रहा है ये। ठीक है, तो एक और ध्यान रखना भी, लिथियम बाइकार्बोनेट का जो वाटर में सॉल्यूशन होता है उसे कहते हैं लिथिया वाटर। क्या कहते हैं इसे, लिथिया वाटर। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लिथिया वाटर क्या होता है, तो लिथियम बाइकार्बोनेट को कहते हैं। और दूसरा इधर ध्यान रखना कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण वाटर की क्या होती है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है। ठीक है, तो वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की वजह से। ठीक है, और परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, वो किसकी वजह से होती है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के क्लोराइड एंड सल्फेट के कारण होती है। क्वेश्चन बनता है यहां से भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक और देखो कि अगर आप इन बाइकार्बोनेट को हीट देते हो तो क्या बनेगा, यहां पर मेटल कार्बोनेट बनेगा, प्लस वाटर निकलेगा, प्लस CO2 निकलेगी। इधर भी क्या होगा, मेटल कार्बोनेट बनेगा, प्लस CO2 निकलेगी, प्लस वाटर निकलेगा। अब आपको पता है ये मेटल कार्बोनेट क्या होते हैं, हीट देने पे डिकम्पोज हो जाएंगे, मेटल ऑक्साइड देंगे और CO2 देंगे। ठीक है, और ज़्यादा हीट देते हैं तो ये बनेंगे, वरना लिमिटेड में हीट देने पर ये बनते हैं। अब आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसमें बाइकार्बोनेट एनायन आपका, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, C डबल बॉन्ड O माइनस OH। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे एनाइन होंगे, किसमें भी, इसकी जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है ना सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे जो बाइकार्बोनेट एनाइन होते हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इनफाइनाइट चेन लेंथ बनेगी। यहां पर देखो, इस पे माइनस है, इस पे भी माइनस है, तो यहाँ पे पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसी तरह यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाएगी। तो इनफाइनाइट चेन लेंथ बनेगी यहाँ पर। किसके केस में, सोडियम बाइकार्बोनेट के केस में बहुत सारे जुड़ जाएंगे H बॉन्डिंग के द्वारा। बट आपका चाहे पोटेशियम बाइकार्बोनेट हो, चाहे रुबिडियम हो या सीजियम बाइकार्बोनेट हो, उस केस में क्या होगा, देखो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, C डबल बॉन्ड O, OH, O माइनस, यहाँ भी क्या होगा OH, O माइनस, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ये डाइमर है, यानी बाइकार्बोनेट डाइमर बनाते हैं, इस केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। और यहाँ इनफाइनाइट चेन लेंथ बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट के केस में। नोट करो, आगे बढ़ते हैं फिर। अब बात करते हैं सल्फेट की। तो फर्स्ट ए के लिए सल्फेट बनेंगे वो M2SO4 टाइप बनेंगे, और जो सेकंड ए है यानी अल्केलाइन अर्थ मेटल है उसके लिए MSO4 टाइप सल्फेट बनेंगे। मैंने आपको बताया था, तो सोडियम आयन हो, चाहे पोटेशियम आयन हो, चाहे रुबिडियम आयन हो, चाहे सीजियम आयन हो, उनके कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड और सल्फेट आयन है वो डिकम्पोज नहीं होते। मतलब इनके तो सल्फेट डिकम्पोज नहीं होंगे,
बट जो लिथियम का सल्फेट है वो डिकम्पोज हो जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि साइज छोटा होने के कारण कोवेलेंट करेक्टर ज़्यादा है। हीट दोगे तो लिथियम ऑक्साइड प्लस SO3 बनेगा और यह SO3 थोड़ी सी हीट और देने पे SO2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। रिएक्शन बैलेंस कर लेना भी, जैसे यहाँ हाफ O2 कर दूँ मैं, तो मैंने बैलेंस नहीं की, मैंने डायरेक्ट लिखी है। तो देखो ये तो बैलेंस वैसे भी होगी। तो अब देखो भी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर हाई टेम्परेचर दें हम तो ये डायरेक्ट भी क्या होता है, लिथियम ऑक्साइड बना लेता है प्लस SO2 बना लेगा प्लस हाफ O2 बना देगा। ठीक है, सेम यहाँ होता है भी, ये भी अगर हीट दोगे तो मेटल ऑक्साइड बनेगा प्लस SO3 बनेगा, यह फर्दर SO2 प्लस O2 में डिकम्पोज हो जाएगा। या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, अगर हाई टेम्परेचर दे दो आप तो मेटल ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, अब थर्मल स्टेबिलिटी और सोलिबिलिटी की बात कर ले तो मैंने बताया था एल्केली मेटल के केस में तो क्या होता है, अगर आप लिथियम सल्फेट से सीजियम सल्फेट की तरफ जाते हो, सल्फेट के केस में भी क्या होती है, जो सोलिबिलिटी होती है वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगी और थर्मल स्टेबिलिटी भी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होगी। ठीक है, और इधर क्या होगा कि आपकी जो बेरिलियम सल्फेट से अगर आप बेरियम सल्फेट की तरफ जा रहे हो तो आपको पता है पॉली एटॉमिक एनाइन है, तो डाउन द ग्रुप जाओगे थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। क्यों भाई? क्योंकि एनाइन का साइज बड़ा है और डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो केटाइन का साइज भी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, तो बड़ा बड़े के साथ रहना पसंद करेगा, यानी वहां लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी, लेटिस एनर्जी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट जो सोलिबिलिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी डाउन द ग्रुप जाने पर। ठीक है, तो अब आप देखो कि यहां पर बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं वो वाटर सोल्यूबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, ग्रेटर देन होती है किसके कंपेयर में, लेटिस एनर्जी के कंपेयर में। ठीक है, तो इस कारण से ये आसानी से सोल्यूबलाइज हो जाते हैं, बाकी आपके इनसोल्यूबल होंगे। दूसरा एक बात और ध्यान रखना भी, जो फर्स्ट ए के सल्फेट होते हैं, लिथियम सल्फेट को छोड़ दो, बाकी सारे सल्फेट एलम बनाते हैं। ठीक है, आपको एलम का फॉर्मूला भी पता होगा, M2SO4, आगे क्या होगा, M2SO4 324H2O। ठीक है, यहां ट्राइवेलेंट मेटल आयन है और यहां मोनोवेलेंट आयन है, लिथियम नहीं होगा यहां पर, यह एलम नहीं बनाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, क्यों नहीं बनाता भी, क्योंकि इसका साइज होता है वो स्मॉल होता है। ये एनोमेलस बिहेवियर में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी सारे जो एल्कली मेटल है वो एलम बना रहे हैं बट लिथियम नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि इसका साइज छोटा है। ठीक है, तो अगर यहां पे M की जगह पोटेशियम होता और यहां M की जगह एल्यूमिनियम होता तो इसका नाम होता पोटास एलम। और दूसरा, अगर यहां पे M की जगह अमोनियम होता और यहां एल्यूमिनियम होता तो इसका नाम होता अमोनियम एलम। अब तीसरा, यहां M की जगह तो पोटेशियम ही होता और इस M की जगह क्रोमियम होता, यहां पोटेशियम है यहां क्रोमियम है, तो क्या होता, क्रोम एलम बनता। ठीक है, और इसके अलावा अगर यहां M की जगह होता अमोनियम, मैं इधर लिख देता हूं, दिखाई दे रहा होगा आपको, और यहां M की जगह होता आयरन, तो यहां क्या बन जाता, आयरन एलम बन जाता। ठीक है, यह ध्यान रखना आपको। तो दूसरा एक बात और ध्यान रखना कि आपका जो बेरियम सल्फेट होता है, इसे बेरियम फूड के रूप में यूज किया जाता है। कहां भी, इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर हो तो उसे एक्सरे की हेल्प से आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट लेयर बना देता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, यह बात याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं नाइट्रेट का, NO3- होता है, तो आपके फर्स्ट ए के जो एलिमेंट है वो MnO3 टाइप का नाइट्रेट बनाएंगे और जो सेकंड ए के हैं वो MnO3 होल ट्वाइस टाइप का नाइट्रेट बनाएंगे। अब एक बात और ध्यान रखना कि अगर आप लिथियम नाइट्रेट से सीजियम नाइट्रेट की तरफ जाते हो
तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी और सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। इधर भी आप अगर बेरिलियम नाइट्रेट से बेरियम नाइट्रेट की तरफ जाते हो तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि पॉलीएटॉमिक एनाइन है। पॉलीएटॉमिक एनाइन के केस में डाउन द ग्रुप जाने पर स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और सोल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। अब एक बात और ध्यान रखना भी, मेटल नाइट्रेट बनते कैसे हैं। अगर आप मेटल को कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट करवाओगे तो मेटल नाइट्रेट बनेंगे आपके। अब अगर आप लिथियम नाइट्रेट को हीट देते हो तो यह डिकम्पोज होकर लिथियम ऑक्साइड बनाएगा, प्लस NO2 देगा, प्लस O2 देगा। बैलेंस खुद कर लेना भी। तो आपकी NO2 और O2 आप दोनों जानते हो अच्छे से पैरामैग्नेटिक होती है, यानी दो पैरामैग्नेटिक गैस दे रहा है ये, ठीक है। और ये ब्राउन कलर की होती है जो NO2 होती है, और दूसरा एक ब्राउन गैस है ये। तो दूसरा एक बात और ध्यान रखना, अगर NO2 को आप ठंडा करते हो ऑन कूलिंग, ये क्या कर देती है, डाइमराइज हो जाती है N2O4 में, डाइमर बनता है जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा और यह कलरलेस होता है। ये बात ध्यान रख रहे हैं, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। और दूसरा, अगर आप बाकी जो मेटल है आपकी, बाकी मेटल नाइट्रेट को हीट दोगे, M की जगह क्या होगा आपका, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, रूबिडियम हो सकता है और सीजियम हो सकता है। इनको हीट देते हो तो ये क्या होंगे, मेटल नाइट्राइट बनाएंगे। ये बात ध्यान रखना, वो मेटल ऑक्साइड बना रहा था और ये क्या बनाएंगे, मेटल नाइट्राइट, और प्लस ऑक्सीजन गैस निकलेगी। तो यहां पर क्वेश्चन क्या बन सकता है कि यहां से दो पैरामैग्नेटिक गैस निकल रही है और यहां से सिर्फ एक पैरामैग्नेटिक गैस निकल रही है। यहां पे जो गैस निकलेगी वो कलर्ड होगी और यहां पर क्या होगी, कलरलेस होगी। अगर इसको आप फर्दर हीट दे देते हो तो यह डिकम्पोज होकर मेटल ऑक्साइड बनाएगा, प्लस N2 बनाएगा, प्लस O2, ठीक है। दोनों ही कलरलेस हैं, पता है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है और कलरलेस है दोनों। ये डायरेक्ट भी हो सकता है भी इसमें कन्वर्ट, अगर आप हीट हाई टेम्परेचर पे दो, यानी बहुत ज़्यादा हीट दोगे तो यह डायरेक्टली भी इनमें कन्वर्ट हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरी तरफ से आपका साल्ट्स ऑफ ऑक्सी एसिड कंप्लीट हुए। मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।